नमस्ते दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं जिसमें 12 लेक्चर लगे हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं जल्दी से आपको रिकैप करा देता हूँ। क्या पढ़ा हमने फर्स्ट चैप्टर में? सबसे पहले हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इन सब छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े। उसके बाद कूलॉम्स लॉ पढ़ा। कूलॉम्स लॉ क्या बताता था कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है। फार्मूला हमने पढ़ा था एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब फिर समस्या आई कि अगर ये कूलॉम्स लॉ हम कहाँ लगा सकते थे? सिर्फ पॉइंट चार्ज के बीच में। पॉइंट चार्ज मैंने बताया था क्या होता है। अगर साइज में स्फेरिकल हो और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी स्फेरिकल हो, सिंगल चार्ज बॉडी हो, तो उसे हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर दो चार्ज हैं तो अगर उनके बीच की डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस उनके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो, तो दोनों चार्ज को एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ हम सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो अगर हमें कोई चार्ज बॉडी दी गई हो जिसका एक फाइनाइट साइज हो, तो उसके बीच फोर्स निकालने के लिए हम कूलॉम्स लॉ तो लगा नहीं सकते थे। तो इसके लिए एक नया तरीका बनाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस किया गया आपके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया गया था, याद करिए कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उस पर किसी दूसरे चार्ज, जो हमने होस्ट और गेस्ट का कॉन्सेप्ट बनाया था, एक होस्ट चार्ज है, उसके कारण उसके आसपास, उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये कैसे डिफाइन किया था? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे, यूनिट मतलब एक कूलम का पॉजिटिव चार्ज लेंगे, और उस पर वो दूसरा वाला जो होस्ट चार्ज है हमारा, वो कितना फोर्स लगाएगा, उसी फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते थे। ठीक है, तो वो कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां से वो डिफाइन हो जाती है। अब अगर एक कूलम पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ई होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो क्यू कूलम पर क्यू इंटू ई फोर्स लगता है। एफ इक्वल टू, यहाँ से एक फार्मूला मिला, एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, यानी कि अगर किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो किसी चार्ज पर उस पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा, ये बात हम बता सकते हैं क्यू इंटू ई से हमने निकाला था। ठीक है, फिर अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अब अलग अलग पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करें या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करें हर क्वेश्चन में, तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो जो हमारे सिलेबस में थे या फिर कुछ जो सिलेबस में नहीं भी थे, उनके कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डिराइव कर लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले को याद कर लिया। अब क्या आसानी हो गई कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, उसके किसी पॉइंट पे, उसके आसपास किसी पॉइंट पे कोई दूसरा चार्ज लाया जाता है, तो उस पर हमसे फोर्स पूछा जाए, तो हम क्या करते थे, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अगर हमें याद है, तो उसके ई से क्यू को मल्टीप्लाई कर देते थे, क्यू इंटू ई कर देते थे, सिंपल सा फोर्स मिल जाता था। ठीक है, यानी कि पहले चैप्टर में हमने ओवरऑल देखा जाए तो क्या क्या पढ़ा, एक तो कूलॉम्स लॉ पढ़ा और बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाला? क्योंकि हमें फोर्स ही अल्टीमेटली निकालना था। कूलॉम्स लॉ हम सिर्फ पॉइंट चार्ज के बीच में लगा सकते थे। चार्ज बॉडी के जिनका एक फाइनाइट साइज हो, उनके बीच में कूलॉम्स लॉ नहीं लगा सकते थे, इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बनाया और वहां से हमें फोर्स निकालना आसान हो गया। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या है चैप्टर? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक तो पोटेंशियल और दूसरा कैपेसिटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पोटेंशियल पढ़ेंगे। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों साथ में पढ़ा जाए तो ज्यादा सेंस बनता है, लेकिन जो सिलेबस में है एनसीईआरटी के हिसाब से वो इसको दूसरा चैप्टर बना दिया है। दोनों एक ही में पहले होता था, पहले एक ही में होता था तो चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता था, बच्चों को लेंदी लगता था बहुत, इसलिए उन्होंने चैप्टर को दो पार्ट में बांट दिया। तो ये वाला जो पोटेंशियल वाला पार्ट है, अब हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं हम कि पोटेंशियल की जरूरत हमें क्यों पड़ी। अगर बात पूछा जाए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत क्यों पड़ी, तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि फोर्स निकालने के लिए। ठीक है, हम चार्ज बॉडीज के बीच में जिनकी बड़ी साइज है, उनके बीच में फोर्स कूलॉम्स लॉ नहीं लगा सकते थे, तो उसका तरीका बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से पोटेंशियल क्यों बनाया गया?
पोटेंशियल हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो सबसे पहले ये अगर हमें पता करना हो तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले मैं कुछ एक लाइन लिख रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए एज इट इज। जैसे मान लीजिए हमने क्या बताया था, एक गेस्ट चार्ज बताया था। मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज है क्यू, इसको हमने बोल दिया होस्ट, ठीक है। होस्ट चार्ज बोला तो इसके आसपास क्या होगा, इसके सराउंडिंग में इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और यहाँ पे हम कोई चार्ज क्यू लेकर आए तो इस पर एक फोर्स लगेगा, अगर दोनों ये पॉजिटिव है तो इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, कितना, क्यू इंटू ई, ठीक है। अगर एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है और इसके विसिनिटी में, इसके टेरिटरी में हम कोई दूसरा गेस्ट चार्ज लेकर आए, ये हो गया गेस्ट चार्ज हमारा, ठीक है। तो क्यू जो है स्मॉल क्यू पर एक फोर्स लगाएगा, हालांकि ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था कि दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। लेकिन अभी हमने इसको होस्ट माना है, इसको गेस्ट माना है, तो हम होस्ट द्वारा लगाए गए फोर्स की बात करेंगे अभी यहाँ पर, ठीक है। हालांकि लगा तो फोर्स ये भी रहा होगा, तो कितना फोर्स लगाएगा, क्यू इंटू ई का फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, रिपल्सन का फोर्स लगेगा। अब अगर फोर्स लग रहा है इस स्मॉल क्यू पर, यानी कि गेस्ट चार्ज पर अगर फोर्स लग रहा है, तो अगर इसे फ्री छोड़ दिया जाए तो फोर्स लगेगा तो ये मूव भी करेगा, यानी कि इसमें वेलोसिटी आएगी। और वेलोसिटी आने के साथ क्या होगा, अगर वेलोसिटी आ रही है इस चार्ज में, तो वेलोसिटी, चार्ज तो ऐसे सिंगल सिर्फ चार्ज तो होता नहीं है, चार्ज कहीं भी, पहले ही लेक्चर में हमने जब चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी थी तो बताया था चार्ज हमेशा मास के साथ आता है, तो इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। और मास है और इसमें वेलोसिटी आ रही है, तो मास इंटू वेलोसिटी करते हैं तो मोमेंटम आ जाता है, यानी कि इसके पास कुछ मोमेंटम आ जाएगा। और मोमेंटम यानी कि मोमेंटम आ जाएगा, और उसके बाद अगर इसके पास वेलोसिटी तो आ ही रही है, तो वेलोसिटी के साथ काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, काइनेटिक एनर्जी भी तो आएगी। और होस्ट चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है ना, ये कैपिटल क्यू इस पर फोर्स लगा रहा है, अभी हम इसके फोर्स की, ये मान लीजिए हमने कहा ये फिक्स है और ये फ्री टू मूव है, ये मूव करने के लिए फ्री है ये वाला चार्ज। तो अब इस पर फोर्स लगाएगा तो ये मूव करेगा, वेलोसिटी आएगी, मोमेंटम आएगा, और वेलोसिटी आएगी तो हाफ एम वी स्क्वायर से हम काइनेटिक एनर्जी भी बता सकते हैं उसकी। और अगर ये यहाँ से यहाँ मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया, तो इस पर वर्क भी होगा, कौन करेगा, जो फोर्स लगा रहा है। फोर्स कौन, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, होस्ट की बात, क्योंकि स्मॉल के ऊपर फोर्स तो यही लगा रहा है ना, तो होस्ट जो है इस पर कुछ वर्क भी करेगा। अब वर्क कैसे निकाला जाए, ठीक है। हम क्या समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए, अपना जो एम है, जो हम समझना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम पढ़ते क्यों हैं, इस बात को मैं बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। तो हमने क्या क्या बताया कि अगर इस पर फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी तो मोमेंटम आएगा, मोमेंटम और वेलोसिटी के कारण इसकी जो है काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, ठीक है। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी करके काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क अगर कह दिया जाए कि यहाँ से यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में, तो मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, इस पॉइंट से मान लीजिए पॉइंट ए पर था क्यों, इस पर इसने फोर्स लगाया, ये पॉइंट बी पर पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया। तो अब इतने में वर्क हुआ होगा, अब वर्क कैसे निकाला जाए, चलिए ये डिस्टेंस हम आपको आर दे रहे हैं, तो वर्क निकालने का क्या तरीका था। वर्क का फार्मूला आपने 11 में पढ़ा होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये कब होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोले, या फिर एफ एस कॉस थीटा वगैरह आपने पढ़ा होगा 11th में। तो इस पर फोर्स कैसे निकालें, और वो फार्मूला होता था, याद करिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए। तो क्या यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, क्या यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर पे डिपेंड करता था, जैसे जैसे आर बढ़ता है फोर्स की वैल्यू कम होती जाती है, यहाँ पर ज्यादा फोर्स होगा, यहाँ पे कम फोर्स होगा, ऐसे ऐसे कम होता जाएगा फोर्स। तो हर पॉइंट पे, हर मिलीमीटर पे, बहुत छोटा सा डिस्टेंस लें, हर मिलीमीटर पे भी फोर्स चेंज हो रहा है, तो हम डायरेक्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो नहीं कर सकते वर्क निकालने के लिए। डायरेक्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या कर सकते हैं क्या, क्योंकि वो फार्मूला तो कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है। अब दूसरा तरीका आपने 11th में वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में, अगर याद है आपको, याद है 11th वाला वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में, हमने दो तरह से वर्क कैलकुलेट किया था, एक तो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स का सिंपल था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और दूसरा वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। यहाँ पे अगर वर्क कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आर डिस्टेंस पे या फिर R1 डिस्टेंस पे एक छोटी सी डिस्टेंस मानेंगे डी आर, छोटी सी डिस्टेंस मानेंगे डी आर, या फिर डी आर मानेंगे, और हम मानेंगे कि इतने में फोर्स हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा एफ मान लीजिए,
इतने में डी आर इतना छोटा सा डिस्टेंस है कि इसमें फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ का फोर्स हम वर्क डन लिख सकते हैं। यहाँ पे जो छोटा सा वर्क डन होगा डी डब्ल्यू, वो कितना हो जाएगा, एफ डॉट डी आर इतने में। ठीक है, अब पूरा वर्क डन निकालना है तो हम इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक। ये सपोज लीजिए, मान लीजिए आर वन डिस्टेंस था यहाँ पे, ये आर टू डिस्टेंस है, तो आर वन से आर टू लिमिट लगा के एफ डॉट डी आर कैलकुलेट कर लेंगे, एफ का फार्मूला लिख देंगे। तो वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक ये तरीका हो सकता है, वर्क निकालने का एक तरीका हो सकता है ये। इतनी बात समझ में आई। लेकिन क्या बार बार अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा अलग अलग पॉइंट पे वर्क निकालना? क्योंकि वर्क निकालने के लिए फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की सॉरी फोर्स निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रख के फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये एक लेंदी प्रोसेस होता है। तो इसी वर्कडन को कैलकुलेट करने के लिए, इसी वर्कडन को कैलकुलेट, जैसे फोर्स निकालने में प्रॉब्लम आ रही थी तो वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब यहाँ पे वर्क निकालने में बार बार इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है हमें, बार बार अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फोर्स के लिए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो ये लेंदी प्रोसेस हो जाता है। इसी को आसान बनाने के लिए एक नई फील्ड आपको इंट्रोड्यूस की गई जिसको बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की गई जिसको बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो मैं इस चीज को एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और ये बहुत काम की चीज है, इसको आप लिख लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई होस्ट है, ठीक है, if a guest charge, if a guest charge comes in territory of host, ठीक है। अगर एक गेस्ट चार्ज यानी कि स्मॉल क्यू, और इसको हमने होस्ट बोल दिया, और ये इसकी टेरिटरी में आएगा तो क्या होगा बताइए। एक गेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू किसी होस्ट की टेरिटरी में आएगा तो क्या होगा, होस्ट गेस्ट पे फोर्स लगाएगा। चलो ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में मैं लिख देता हूं। तो होस्ट गेस्ट पर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। ठीक है, फोर्स लगाएगा। और अगर और अगर गेस्ट चार्ज फ्री है, ठीक है, मूव करने के लिए फ्री है, तो अगर फोर्स लगेगा तो ये मूव भी करेगा। ठीक है, जिससे इससे क्या होगा, गेस्ट मूव करेगा, ठीक है। इसको रफ कर दूं मैं, और गेस्ट मूव करेगा तो उसमें वेलोसिटी आएगी, उसमें वेलोसिटी आएगी, उसमें वेलोसिटी आएगी। ठीक है, वेलोसिटी आएगी तो मोमेंटम आएगा, मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि चार्ज अकेले एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, बिना मास के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो मास होगा तो मोमेंटम हो जाएगा। मोमेंटम मोमेंटम आएगा। ठीक है, मोमेंटम के साथ और क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। और अगर ये मूव कर रहा है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन भी होगा। होस्ट होस्ट काम भी करेगा, काम भी करेगा। ठीक है, होस्ट काम भी करेगा। अब इतनी चीजें अगर समझ में आ गई तो इसी काम को, इसी वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई तो अब बढ़ते हैं हम पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए इसको डिफाइन कैसे किया गया पोटेंशियल को। सबसे पहले हम बताते हैं कि अगर हमारे पास कोई होस्ट चार्ज क्यू है, ठीक है, कोई होस्ट चार्ज क्यू है, तो इसके आसपास इसका एक इन्फ्लुएंस होगा, इसका एक प्रभाव होगा। उसी इन्फ्लुएंस को समझने के लिए हमने एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था जिसे बोला गया था इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इसके हर पॉइंट पे, हर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी तरीके से
उसी फील्ड को समझने के लिए उसी इन्फ्लुएंस को समझने के लिए एक स्केलर क्वांटिटी डिफाइन की गई जिसे हमने पोटेंशियल बोला गया। ठीक है, यहाँ पे हर पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1, E2, E3, E4, इस तरह से अलग अलग पॉइंट पे इसकी अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसी फील्ड को डिफाइन के लिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी भी डिफाइन की गई इसी इसी इफेक्ट को समझने के लिए जिसे हमने क्या कहा, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल कैसा है, स्केलर क्वांटिटी, V1, V2, V3, V4, इस तरह से। ठीक है, यानी कि इसके हर पॉइंट पे एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और दूसरा क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल होगा। हर पॉइंट का अलग अलग, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैसे अलग अलग पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, पोटेंशियल एक उसी पॉइंट की प्रॉपर्टी है, अलग अलग पॉइंट पे कितना कितना होगा उसे हम समझेंगे आगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या होगा, कैसे होगा। अभी बस इतना दिमाग में बैठाइए कि जैसे हमने उसके इफेक्ट को, किसी चार्ज के इफेक्ट को समझाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किया था, एक वेक्टर क्वांटिटी, उसी तरीके से उसी फील्ड को समझने के लिए एक दूसरी स्केलर क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे, जिसे हमने क्या कहा है, जिसे हमने क्या कहा है, पोटेंशियल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब अगर हम पूछें कि पोटेंशियल को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, तो दिमाग में आना चाहिए कि वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, सिंपल सा। ठीक है, पोटेंशियल आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एनर्जी पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल क्यों बेसिकली हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे वर्क डन निकालने के, सॉरी फोर्स निकालने के लिए, वैसे पोटेंशियल हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, चलिए अब पोटेंशियल के बारे में थोड़ा और समझते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे किया गया, ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ इसको पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार पहले पोटेंशियल डिफरेंस समझ लेते हैं, फिर जो है पोटेंशियल समझना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। चाहे पोटेंशियल बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो। सपोज यहाँ पे हमारे पास क्यू होस्ट चार्ज है। ठीक है, इसको हमने बोल दिया होस्ट चार्ज। इसका एक पॉइंट है यहाँ पे ए। ठीक है, जिसका पोटेंशियल हमने बोल दिया वी ए है। एक पॉइंट है ए जिसका पोटेंशियल कितना है, वी ए। दूसरा पॉइंट है इसके पास बी जिसका पोटेंशियल है वी बी। ठीक है, अब हम एक हमारे पास गेस्ट चार्ज है, इसको हम यहां से यहां लेकर जा रहे हैं, वी ए से वी बी तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है, अब पाथ पे डिपेंड नहीं करता ये वर्क, जो वर्क डन होता है यहाँ पे हम मान लीजिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स आपने 11th में पढ़ा होगा, ऐसा फोर्स जो जिसपे कारण वर्क डन जो हम निकालते हैं वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और जो हम अपना एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं अगर उसे हटा दें तो फिर से हमें वो वर्क डन मिल जाता है। जैसे हमने आपने पढ़ा होगा, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, स्प्रिंग का फोर्स कंजर्वेटिव होता है, और यहाँ पे एक नया फोर्स आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, आपने अभी तक 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स होते थे। यहाँ पे एक और आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कंजर्वेटिव फोर्स की खासियत ये होती है, एक तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसको हम चाहे ऐसे लेकर जाएं चाहे ऐसे लेकर जाएं, कैसे भी लेकर जाएं, वर्क डन जो है सभी रास्तों पे सेम मतलब है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और दूसरे खास बात ये होती है कि अगर हम क्लोज लूप बनाए, यानी कि बी से ए जाएं, सॉरी ए से बी जाएं और बी से ए चले जाएं, तो नेट वर्क डन जीरो हो जाता है, क्योंकि जब रास्ते पे डिपेंड नहीं करना है, जितना काम इधर होगा वो, मान लो पॉजिटिव ले लिया हमने, पॉजिटिव यहाँ से यहाँ जाने में जो वर्क डन हुआ उसे निगेटिव ले लिया, तो प्लस माइनस क्योंकि दोनों में इक्वल होगा, पाथ पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, तो दोनों मिलकर जीरो हो जाता है, तो क्लोज पाथ पे वर्क डन जीरो हो जाता है। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर दूं, नोट कर लिया आपने इस चीज को जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस जो लाइन, 2-3 लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, ये अगर आप दिमाग सही से समझ जाएंगे तो हमने न्यूमेरिकल को समझने में, न्यूमेरिकल करने में एक क्लियरिटी आ जाएगी माइंड में कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, पोटेंशियल क्यों यूज करते हैं। ठीक है, ओवरऑल हमें लास्ट में जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, चार्ज की मैकेनिक्स ही पूछी जाती है। मैकेनिक्स का मतलब वेलोसिटी पूछ लिया जाए, वर्क डन पूछ लिया जाए, फोर्स पूछ लिया जाए, ये सब भी पूछना होता है। ठीक है,
तो सपोज दैट पोटेंशियल ऑफ, मैं इसको लिख दे रहा हूं यहां से, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए इज कितना है, वी ए बोल दिया हमने, वी ए, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज कितना है, वी बी, ठीक है। गेस्ट चार्ज, गेस्ट चार्ज क्यू, क्यू को ए टू बी मूव करने में, मूव करने में वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, Q इंटू वी वन माइनस वी टू। ये डिफाइन किया गया, ये कैसे हो गया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन ही इसी से किया गया है, ठीक है। अभी मैं डेफिनेशन लिख दूंगा, जो आपको एग्जाम में लिखना है, जो आपके बुक्स में दी रहती है वो डेफिनेशन लिख दूंगा। देखिए, हो सकता है आपने बुक्स में या फिर कहीं और अपने स्कूल में, कोचिंग में कहीं पढ़ा हो, तो वहां पे फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। यहाँ पे जब सॉरी वी ए माइनस वी बी कर देंगे, वी ए माइनस वी बी, तो फाइनल में वी बी माइनस वी ए लिखते हैं, लेकिन वहां पे ध्यान रखिएगा एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं हम यहाँ पे। ओवरऑल हमारा एम क्या है कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और उससे जो न्यूमेरिकल बने वो हम कर ले जाए, ठीक है। तो आप एक नया दिमाग, क्योंकि इलेक्ट्रो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स करेंगे तो फिर वहां पे आप लिखेंगे वर्क डन का निगेटिव वगैरह, तो अलग अलग जब बहुत ज्यादा इसमें रायता फैलाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। हम सिंपल सा वर्क कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा है, तो वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन लिखेंगे, कहां से इनिशियल से फाइनल, ठीक है। कहां से कहां जा रहा है, ए से बी जा रहा है, तो हम वी ए माइनस बी भी लिखेंगे, ये वर्क डन आएगा, ठीक है। यहीं से अगर हम वी ए माइनस, ध्यान से समझिएगा, वी ए माइनस वी भी निकालें तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू अपान क्यू, डब्ल्यू अपान क्यू। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है, वी ए माइनस वी बी, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, ठीक है। ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान से समझिएगा अगली बात, यहां से हमने क्या कहा, दो पॉइंट पे, एक पॉइंट ए से बी कोई चार्ज गया, एक पॉइंट से ए से बी कोई चार्ज गया, तो वहां पे जो होस्ट चार्ज होगा या फिर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जाए, तो उस वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा कितना काम होगा, क्यू इंटू उसका पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, ये इतना वर्क डन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम, अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल के बारे में सोचते हैं, ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, इसी को आप चाहें तो डेल्टा वी से लिख सकते हैं, इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ठीक है। यूनिट क्या होती है, यूनिट, यूनिट, यूनिट क्या हो गया, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, ठीक है। और दूसरी यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। दो यूनिट याद रखना है, एक तो जूल पर कूलाम और दूसरा वोल्ट। अब अगर हम एक पॉइंट का पोटेंशियल की बात करें, एक पॉइंट का, तो ये तो दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, एक पॉइंट का करने के लिए अगर हम इनमें से मान लीजिए वी बी, अगर वी बी वाले पॉइंट को ऐसा चूज करें कि जिसका पोटेंशियल जीरो हो जाए, वी बी यहाँ का पोटेंशियल अगर जीरो मान लें हम, तो यहाँ पे जीरो रखेंगे तो वी ए बराबर आ जाएगा, और जो वी ए बराबर होगा वही तो हमारा बन जाएगा एक पॉइंट का, ए पॉइंट ए का पोटेंशियल। अगर इसको हम किसी तरीके से जीरो कर लें तो जो बचेगा वी ए इक्वल टू डब्ल्यू इलेक्ट्रिक अपॉन क्यू, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ओवरऑल हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो इसीलिए मैं सब कुछ वर्क से रिलेटेड ही आपको समझा रहा हूं, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए, उसमें जो वर्क डन होगा क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर वर्क डन होगा, इस बात पे फोकस करिएगा आप, ठीक है। और वहां से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाल ली वर्क के फॉर्म में, ठीक है। तो अब चाहे वर्क दे दे, पोटेंशियल डिफरेंस पूछे या पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, वर्क निकाल के हम, वर्क निकालने का तरीका क्या था, एक तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस,
और दूसरा ये पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा तरीका आ गया है। यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन भी नहीं करना आपको। अगर आपको पोटेंशियल किसी तरीके से अभी हम निकालना जो कि सीखेंगे कि अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल निकालना जब सीख जाएंगे, तो सिंपल सा Q इंटू वी ए माइनस वी बी, यही तो आया है वर्क डन इक्वल टू Q इंटू वी ए माइनस वी बी। तो देखिए वहां पे इंटीग्रेशन करना, फोर्स निकालो, फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती, फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं एफ डॉट डी एस से, इंटीग्रेट करते कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल सा हमारे पास, अगर हमारे पास दोनों पॉइंट का पोटेंशियल है, Q इंटू वी ए माइनस बी बी कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा। तो आसान हो गया कि नहीं, वर्क डन निकालना आसान हुआ कि नहीं। चलिए अब हम डिफाइन करते हैं किसी एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल। पोटेंशियल, पोटेंशियल को V से लिखते हैं। ठीक है, चलिए सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास चार्ज Q है, होस्ट चार्ज। ठीक है, यहां से हम क्या करें, देखिए सिंपल सा पोटेंशियल मैं किसी पॉइंट का बता दे रहा हूं क्या होता है कि अगर एक पॉइंट यहाँ पे है जिसका पोटेंशियल V है, हमने माना है एक पॉइंट हमारे पास इसके पास है, पॉइंट P है, इससे R डिस्टेंस पे या कुछ भी डिस्टेंस पे, जिसका पोटेंशियल हमने मान लिया V है। तो ये V है क्या एक्चुअल में, पोटेंशियल डिफरेंस तो वर्क डन होता था दो पॉइंट के बीच, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते थे, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन मिलता था। अब यहाँ पे अगर मैंने कहा था वीबी को जीरो कर दें तो एक पॉइंट का पोटेंशियल, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो कब होगा ये, यहाँ पे मान लीजिए कोई हमारे पास चार्ज है Q, इस चार्ज को इन्फिनिटी तक ले जाने में जो भी वर्क डन होगा, ठीक है, अब वर्क डन जो वर्क होगा वो पाथ पे तो डिपेंड नहीं करता, हमने माना है कि इस चार्ज से इन्फिनिटी पर ले जाने में वर्क डन W हो रहा है। ठीक है, होस्ट कितना वर्क कर रहा है, W वर्क कर रहा है, तो कितना बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट है, यहाँ का पोटेंशियल है V, यहाँ का पोटेंशियल में V इन्फिनिटी मान लिया। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगाए यहाँ पे, क्या था, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्या था, डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, एक्सटर्नल वगैरह फोर्स नहीं है। बुक्स वगैरह में आपके एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लिखा रहता है, तो वो फिर जाके वी बी माइनस वी ए लिखा रहेगा। अगर एक्सटर्नल यहाँ पे लिखेंगे, एक्सटर्नल यानी कि हम अगर जो काम करेंगे वो वी बी माइनस वी ए लिखा रहता है, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे, आप उतना ज्यादा सोचिएगा मत। ठीक है, जैसे बता रहा हूँ उसी तरीके से आप एक एक पॉइंट नोट करते जाइए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे, यहाँ पे देखिएगा जहां भी डब्ल्यू एक्सटर्नल लिखा होगा आपके बुक में या फिर आपके टीचर किसी टीचर ने पढ़ाया होगा, तो वहां पे वी बी माइनस बी ए किया होगा, फाइनल माइनस इनिशियल किया होगा। हम सिंपल सा क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ लेकर जाना है। देखिए जब अभी डेरिवेशन करेंगे पॉइंट चार्ज का ना, तो आपके बुक्स में या फिर आपके टीचर ने जो पढ़ा है यहाँ से यहाँ ही लेकर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है इनफाइनाइट पर ही ले जाएंगे। तो क्यों ना हम स्टार्टिंग से उसके इनिशियल से फाइनल लेकर चलें। अगर हमें फाइनल जब पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ही लेकर जाना है चार्ज को, तो हम क्यों ना स्टार्टिंग से इसकी डेफिनेशन ही इसी तरीके से बनाए, ताकि हमें दो तरीके से ना समझना पड़े। एक बार हम डेफिनेशन बनाते समय एक्सटर्नल वर्क का करें, फाइनल से इनिशियल ले जाएं, फिर जब इलेक्ट्रो पोटेंशियल कैलकुलेट करने लगे तो फिर इनिशियल से फाइनल लेकर जाएं। तो क्यों अलग अलग करें, जब हमारा काम एक मानने में चल जा रहा है तो क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाए उस चीज को। ठीक है, तो ये वी हो गया यहाँ का इन्फिनिटी। तो अगर हम मुझे इनिशियल v माइनस वी इंफिनिटी इक्वल टू, यहाँ से मान लीजिए w का वर्क करना पड़ रहा है, यहाँ पे q हो गया। ठीक है, वर्क कितना है, w मान लीजिए करना पड़ रहा है, और चार्ज अपान चार्ज q चार्ज को लेकर जा रहे हैं, यहाँ पे लेकर आए हैं। अब क्या होता है, v इंफिनिटी एक्चुअली में होता है जीरो, v इंफिनिटी क्या होता है, जीरो। ये एजम्पशन है, ये क्या है, एक एजम्पशन है। और इसको अगर आप समझना चाहें कि ये ऐसे थोड़ी ना कुछ भी मान लेगा, कि कुछ भी मान के सारी फिजिक्स बना दी हमने, उसका एक प्रॉपर रीजन होता है। रीजन क्या है यहाँ पे, कि वी इंफिनिटी को ही क्यों जीरो माना गया। देखो, वी इंफिनिटी को जीरो मानने का मतलब कि इस पॉइंट पे आने पे इसके द्वारा कोई कार्य नहीं, क्योंकि पोटेंशियल और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा वो जीरो मान लिया गया है। पोटेंशियल रिप्रेजेंट करता है वर्क को, तो यहाँ पे आने पे वर्क, कोई वर्क नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए हालांकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, बहुत लंबे रेंज तक, लेकिन अगर हम इसको इनफाइनाइट पे लेकर जा रहे हैं, हमें पता है जैसे जैसे हम दूर जाते हैं फोर्स क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो फोर्स की वैल्यू घटती जाती है। तो हमने माना इनफाइनाइट जाने पे फोर्स जीरो हो गया, और जब फोर्स जीरो हो गया तो कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ा, वर्क डन नहीं करना पड़ेगा तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। इस तरीके से हम अपने आप को समझा सकते हैं। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि जीरो इन्फिनिटी को क्यों माना गया, तो इस तरीके से आप अपने आप को समझा लीजिए।
बाकी इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। अब इन्फिनिटी लिखेंगे तो v के लिए मैं vp लिख दे रहा हूँ, इस पॉइंट को vp, इस पॉइंट का, तो vp क्या हो जाएगा, w अपॉन q। ये आ गया हमारे पास किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दो पॉइंट ले जाने में जो वर्क डन होता है बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, उसी को हमने उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया, और फिर एक इन्फिनिटी मान के हमने पोटेंशियल निकाल लिया। अगर सपोज अगर हमने Q को एक कूलाम ले लिया, Q को एक कूलाम ले लिया, यहाँ पे Q एक कूलाम रख दिया, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा P पॉइंट का, P पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, W। और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ध्यान में रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बुक्स में आपने जो पढ़ा होगा हो सकता है एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लिखा गया हो आपके यहाँ, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। आप चाहे तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी जब डेरिवेशन करेंगे तो इनिशियल से फाइनल ही जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका एक पॉइंट का पोटेंशियल। अब डेफिनेशन अगर आपको, क्योंकि एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में तो आपको डेफिनेशन ही लिखना होगा, तो डेफिनेशन मैं लिख दे रहा हूं, कहाँ लिख दूं, इसको रफ कर दूं। डेफिनेशन यहीं से बनाएंगे हम, ठीक है। कि देखिए, जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जब क्यू की वैल्यू एक कूलाम रख दिया, 1 कूलाम, तो जो वर्क डन है वही हो गया उस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। इसी चार्ज से इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, if a unit positive charge goes from point P to infinity, if a unit point charge goes from point P to infinity, in this process work done by इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं वर्क डन बाय होस्ट, will be equal to the will be equal to the potential of point P, will be equal to the potential of point P। कितना होगा, VP। देखिए, पोटेंशियल जो है ज्यादातर 90% स्टूडेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ, डेफिनेशन रख लेते हैं, फार्मूला रख लेते हैं, रटेड राइट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे वर्क डन से रिलेटेड, या फिर जब क्वेश्चन में मैकेनिक्स आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी की बात करने लगेगा, मोमेंटम की बात करने लगेगा, काइनेटिक एनर्जी की बात करने लगेगा, तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए आपको पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो वर्क से रिलेटेड है उसको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैंने जितना हो सकता था मैंने अपना पॉइंट बता दिया है। अब आप इसको एक एक करके कैसे समझते हैं पोटेंशियल का मतलब, ये आप पे डिपेंड करता है। आप जितना सिंसियर होके, जितना ढंग से पढ़ेंगे, उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ कि इफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव यानी कि एक कूलाम का चार्ज अगर किसी पॉइंट से, मान लीजिए एक पॉइंट पी, उसका हमें पोटेंशियल निकालना है, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, उस पॉइंट से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक कूलाम का चार्ज रखेंगे और उसको उस पॉइंट से इनफाइनाइट तक ले जाएंगे। उस प्रोसेस में पी से इनफाइनाइट तक ले जाने में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर वर्क डन बाय जो होस्ट होगा, उसी को उस पॉइंट का पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर हमें वर्क डन निकालना हो तो सोचिए कितना आसान तरीका बना दिया गया कि हमें पोटेंशियल से रिलेट कर दिया गया। अब पोटेंशियल के अलग अलग फार्मूले हम निकाल लेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फार्मूला निकाला था, वैसे पोटेंशियल का भी फार्मूला निकाल के उनको याद कर लेंगे। हालांकि उसमें बहुत ज्यादा फार्मूले, यहाँ पे उतना ज्यादा फार्मूला नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो एक बार मैं फिर से इसको आपको रियलाइज कराना चाह रहा हूं, तो इसको रफ करूं, ठीक है। एक्चुअल में पोटेंशियल क्या है, किसी एक कूलाम के चार्ज को किसी एक, जिस पॉइंट से हम उसको इनफाइनाइट तक ले जाते हैं, उस पॉइंट जो वर्क डन होता है, उसी वर्क डन को उस पॉइंट का पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है।
एक बार मैं फिर से इसको रियलाइज करा रहा हूँ थोड़ा सा आपको, लास्ट टाइम है ये, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। क्यू हमारे पास होस्ट चार्ज है, ठीक है। अब क्या किया हमने, मान लीजिए हमने अब दोनों को पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों यही समझ लेंगे। एक पॉइंट हमारे पास 1 है, इसका पोटेंशियल हो गया V1, ठीक है। एक पॉइंट 1 है, इसका पोटेंशियल कितना हो गया V1। इस V1 क्या होगा, V1 क्या होगा, इस पॉइंट से क्यू चार्ज को या फिर यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट तक ले जाने में जो वर्क डन हो, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास 2 है, जिसका पोटेंशियल V2 है। V2 क्या होगा, इस पॉइंट से इनफाइनाइट पर ले जाने में जो वर्क डन होगा W2, ठीक है। अब अगर हमें 1 से 2 जाना हो, एक बार हम इनफाइनाइट गए, 1 से 2 जाना हो तो वर्क डन हमने मान लिया W, तो W क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। 1 से इनफाइनाइट जाने में वर्क डन है W1, 2 से इनफाइनाइट जाने में वर्क डन है W2, तो 1 से 2 जाने में वर्क डन कितना होगा, कितना होगा, W1 माइनस W2 ही तो करेंगे, बताइए। मैं इस बात को लिख दे रहा हूं, 1 टू इनफाइनाइट कितना वर्क डन हो रहा है W1, 1 से इनफाइनाइट जाने में वर्क डन कितना हुआ W2, W1, 2 से इनफाइनाइट जाने में वर्क डन कितना होगा W2। अब मैं कह रहा हूं 1 से 2 जाना है हमें, 1 से 2 जाने में वर्क डन बताओ कितना होगा। हम्म तो W1, देखो 1 से गया W1, 2 से गया W2, तो W1 में से W2 घटा दें, माइनस कर दें, तो ये जो बचेगा W ही तो बचेगा, वर्क डन। तो ये हो जाएगा W, और ये कितना हो जाएगा W1 माइनस W2। इस बात को आप दिमाग में अगर समझ के बैठा लिया तो जिंदगी आपकी आसान होने वाली है, आगे की जिंदगी आसान हो जाएगी, इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, 1 से हम इनफाइनाइट जा रहे हैं, वर्क डन हो रहा है W1, 2 से इनफाइनाइट जा रहे हैं, वर्क डन होगा W2, 1 से 2 जाने में जो वर्क डन होगा W, वो कितना होगा W1 माइनस W2 होगा। इतनी सी बात आपको समझनी है, ठीक है। अब ये W क्या होगा, चलिए W इक्वल्स टू W1 माइनस W2, ठीक है। तो W क्या होगा, W1 क्या होगा, चलिए बताइए। W1, W1 की वैल्यू अगर हम पूछें, सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे चार्ज था Q, ठीक है, गेस्ट चार्ज जो था Q था, यानी कि Q से जब किसी पॉइंट से इनफाइनाइट जाते हैं तो वर्क डन कितना होता है, उस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर। यही अभी ऊपर लिखा ही है, अभी हमने रब भी नहीं किया है, कि किसी पॉइंट से P पॉइंट से इनफाइनाइट गए तो जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, उसी को हम पोटेंशियल तो बोलेंगे। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने मान लिया है V1, और इस चार्ज को यहाँ से इनफाइनाइट ले जा रहे हैं, तो Q इंटू V1। अगर यूनिट चार्ज होता है, यानी कि एक कूलाम के चार्ज को किसी पॉइंट से इनफाइनाइट ले जाने में जो वर्क डन होता है उसे V बोलते हैं, मान लीजिए V1 है उसका पोटेंशियल, तो Q चार्ज को उसी पॉइंट से इनफाइनाइट जाने में Q इंटू V1 होगा कि नहीं। यूनिटरी लॉ यार, सिंपल सा मेरे भाई। यूनिटरी लॉ क्या होता है, एक आपको यूनिट का रेट पता हो जाए, जैसे मान लीजिए दुकान पे आप कोई सामान खरीदने गए, 1 किलोग्राम का दाम आपने पूछा, दुकानदार चीनी खरीदना है आपको, तो 1 किलोग्राम का ही चीनी दाम बताएगा ना। लेकिन आपको 5 किलोग्राम खरीदना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं आप। उसी तरीके से एक कुलाम को इनफाइनाइट ले जाने में जो वर्क डन होता है V1 होता है। उसी तरह क्यू कुलाम को हम ले गए हैं तो वर्क डन कितना हो जाएगा, क्यू इंटू V1, क्यू इंटू V1। बताओ समझ में आया कि नहीं। एक कुलाम को ले जाने में जो वर्क डन होता था V1, तो क्यू कुलाम को ले जाने में जो वर्क डन हो रहा है क्यू इंटू V1। ये इसी तरीके से यहाँ पे एक कुलाम को ले जाने में जो इस पॉइंट से पॉइंट 2 से एक कुलाम को ले जाने में जो वर्क डन होगा उसको V2, तो क्यू चार्ज को इस पॉइंट 2 से इंफिनिटी ले जाने में जो वर्क डन होगा क्यू इंटू V2। हाँ, बात आई समझ में। तो वर्क डन W1 क्या होगा, क्यू V1 माइनस क्यू V2, W क्या हो जाएगा क्यू V1 माइनस V2। देखो बात वही आ गई कि नहीं, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको समझाने के लिए, मैंने डायरेक्ट बता दिया था, अब बात वही आ गई, ठीक है। कि वर्क डन 1 से 2, यहाँ पे कौन सा वर्क डन निकाल रहे हैं हम, ये W कितना है, W1 टू 2 है, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा आपको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाए। 1 से 2 जाने में वर्क डन Q इंटू V1 माइनस V2। अब हमारे पास कितना सिंपल, कितना आसान सा तरीका आ गया कि अगर हमें 2 पॉइंट के बीच
कोई चार्ज मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर किसी होस्ट की विसिनिटी में, किसी होस्ट की टेरिटरी में कोई चार्ज, कोई गेस्ट चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है, तो वहां से वहां जाने में हमें वर्क डन निकालने को कहा जाए तो हम कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, उस चार्ज इंटू V1 माइनस V2, इनिशियल इंटू माइनस फाइनल, इतना कर देंगे वर्क डन आ जाएगा। हमें इंटीग्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इतना कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, आपकी लाइफ आगे आसान होने वाली है। ठीक है, रफ करूं मैं इसे, रफ कर दूं, चलिए रफ कर दे रहा 1 कितना टाइम, 40 मिनट हो गए, बताइए। अभी इंट्रोड्यूस करने में ही इसको 40 मिनट बीत गए। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। वर्क डन निकालने का क्या तरीका होता था, एक बार जल्दी से इसको देख लीजिए, क्योंकि एक तरीके से और पोटेंशियल निकाला जाता है, पोटेंशियल, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिराइव करना है आगे ना, पोटेंशियल के लिए फार्मूले देखने हैं। हालांकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे फार्मूले देखे थे अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, बहुत, तो जो आपके जेई मेंस और एडवांस वाले टॉपिक में हो, कई चीजें हमने, जैसे डिस्क का हो गया ये सब, और कोन का हो गया, कोन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वो सब हमने छोड़ दिया था क्योंकि वो एडवांस में के ही सिलेबस है। तो अभी मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे बोर्ड और जेई मेंस तक का है वो मैं कवर करते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक पॉइंट है पी। ठीक है, ये आर है, ये आर है, आर डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे एक चार्ज है क्यू। इसको यहाँ से इनफाइनाइट ले जाने में जो वर्क डन होगा उसी को हम बोलेंगे पी पॉइंट का पोटेंशियल वीपी। इतनी बात आपको अब समझ में आ जानी चाहिए, बहुत बार मैं बता चुका हूं इसको। ठीक है, ये होस्ट है, ये गेस्ट है, गेस्ट को इस पॉइंट पी से इनफाइनाइट ले जाने में जो वर्क डन होगा उसी को हम बोलेंगे वीपी। अब इस पी को निकालने का तरीका क्या है, इसकी वैल्यू कोई फार्मूला होना चाहिए ना, अभी तो हमने डिफाइन तो कर दिया, अभी हमारे पास फार्मूला तो नहीं है, तो वीपी क्या हो जाएगा, वर्क डन निकालने का क्या तरीका होता है, एफ डॉट डी एस, कहां से कहां तक, या फिर डी आर बोल लीजिए, डिस्प्लेसमेंट है ना आर के टर्म में, कहां से कहां तक, आर से इंफिनिटी तक, आर से इंफिनिटी तक। ठीक है, आर से इंफिनिटी तक। अब देखिए, अभी हम मान ले रहे हैं कि जो क्यू चार्ज हमारा गैस चार्ज है वो 1 कूलाम का है, 1 कूलाम का है। ठीक है, तो 1 कूलाम पे कितना जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन मैंने इसी से बचने के लिए तो ये सारी कहानी कर रहे हैं कि हमें फोर्स ना फिर कैलकुलेट करना पड़े, इलेक्ट्रिक फील्ड ना कैलकुलेट करना पड़े। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लाते हैं इसको। एक कूलाम पर, एक कूलाम पर लगने वाला फोर्स कितना होता है, याद करिए पुरानी बातें। अरे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स को ही तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स को ही तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। तो अगर हमने एक कूलाम लिया है तो जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। बताओ, अब डी आर कॉस थीटा आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब फोर्स की जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड रख सकते हैं, यानी कि अगर यूनिट चार्ज है तो। ठीक है, तो वीपी यानी कि पॉइंट पी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट पी आर, कहां से कहां तक, आर से इंफिनिटी तक। यानी कि एक तो तरीका ये है किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए, एफ डॉट डी आर। दूसरा क्या है, वीपी ई डॉट डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, क्योंकि क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं तो ये वाला फार्मूला लगाना आसान होगा। फोर्स निकालने के लिए फिर हमें आना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे, क्योंकि हमेशा हमें पॉइंट चार्ज तो मिलने वाला नहीं है। अगर पॉइंट चार्ज होगा तो फोर्स निकाल के हम कर सकते हैं, फोर्स निकाल के हम लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा तो पॉइंट चार्ज मिलने वाला नहीं है। अच्छा, ये वर्क डन ही तो लिखा है, एफ डॉट डी एस, याद करिए क्लास 11 में वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फार्मूला तो यही होता था, अभी मैंने बताया भी था। तो अगर ये यूनिट चार्ज के लिए हमने लिखा, अगर यूनिट चार्ज नहीं है, चार्ज क्यू दिया है, तो V क्या हो जाता है, W अपान क्यू, जो भी आएगा, जो अगर चार्ज क्यू है तो उसमें क्यू से डिवाइड कर देंगे।
इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का हमने मतलब समझा क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वर्क डन निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, वर्क डन निकालने के लिए पढ़ रहे हैं, और कैसे निकालेंगे, क्या मतलब उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब हमने देख लिया। अब हम आते हैं अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्ट किया था, याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस समझ लिया, पोटेंशियल समझ लिया, सारी बातें हमने समझ लिया। अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार और देखिएगा ये वीडियो, और नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो आज हम पहला डेरिवेशन करने जा रहे हैं पोटेंशियल के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का किया था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना किया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर आया था। हम्म, तो पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, डेरिवेशन करने में आया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करते थे तो हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हम वहां से कॉन्सेप्ट लगाते थे। यहाँ पे पोटेंशियल का कर रहे हैं तो पोटेंशियल की डेफिनेशन लगाएंगे। सपोज दैट हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू, इस चार्ज के कारण, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस पॉइंट का हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो क्या करें पोटेंशियल का फार्मूला हमें डिराइव करना है। तो पोटेंशियल क्या होता है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, यहां से एक चार्ज हम लें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लें, उसको यहां से इनफाइनाइट ले जाएं, उतने में जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक कूलाम के चार्ज को, देखिए आपको इसका डेरिवेशन दो तरीके से, जो बुक्स में या फिर हो सकता है आपके टीचर्स ने जो कराया हो वो फोर्स का कॉन्सेप्ट लेके कराया हो। यहाँ पे हम क्यू चार्ज रख देंगे, उसको यहाँ से यहाँ तक लेकर जाएंगे, फोर्स का फार्मूला लगाएंगे एफ डॉट डी आर वाला। ठीक है, क्या बताया था, वीपी इक्वल्स टू आर टू इंफिनिटी एफ डॉट डी आर, या तो ये कर लीजिए आप, या फिर वीपी इक्वल्स टू आर टू इंफिनिटी ई डॉट डी आर। ठीक है, दोनों कर सकते हैं आप, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कर रहा हूं क्योंकि ये वाला जल्दी हो जाता है और थोड़ा इससे रिलेटेड ज्यादा इसका मतलब बनता है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से ही करना होगा। ठीक है, आगे चल के हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन भी बनाना होगा, तो भी अगर आप यहाँ तक किए रहेंगे तो आप आसान लगेगा आपको। हमने एक गुलाम का चार्ज लिया, एक गुलाम के चार्ज को क्या किया, उसको ले गए इन्फिनिटी पर, किसी भी रास्ते से ले आए फर्क नहीं पड़ता, उसको ले गए इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी पर ले जाने में जो वर्क डन होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये वाला सीधा सा फार्मूला लगा दें। ठीक है, अब बात ये है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आएगी। हम्म, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आएगी। तो ई डॉट डी आर कहाँ से कहाँ तक, आर से इन्फिनिटी तक। ठीक है, सिंपल सा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आर टू इन्फिनिटी ई डी आर कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल ई डी आर, यानी कि डी आर तो डायरेक्शन देखें तो यही है, ई डी आर कॉस जीरो 1 हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू। वीपी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें बताना हो तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही तो होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पता है ना, तो आर टू इंफिनिटी के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। यहाँ पे देखिए के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, तो के और क्यू बाहर आ जाएगा, के क्यू बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ पे, आर टू इंफिनिटी 1/r² डी आर। 1/r², इससे पहले भी इंटीग्रेशन में आ चुका है और मैंने उसका इंटीग्रेशन बताया था क्या होता है, चाहे आप करना सीख लीजिए या फिर याद कर लें तो ज्यादा अच्छा है। -1/r होता है, कैसे होता है, r² ऊपर जाता है तो r पावर -2 हो जाता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर n-1, एक्स की पावर n का क्या होता है इंटीग्रेशन, एन एक्स टू द पावर n-1
तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर की पावर एन में क्या हो जाएगा, माइनस -2 आगे आएगा, -2 इंटू आर की पावर एन -1, एन क्या है, -2 है, एन एक्स टू द पावर एन -1 माइनस, सॉरी n+1 होता है ना, एन एक्स टू द पावर n+1, -1 नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, -2+1, ये कितना आ जाएगा, -2+1 -1, क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, एन एक्स टू द पावर n-1, n+1, ठीक है, चलिए सीधा सीधा हम करते हैं, फॉर्मूला कहते हैं, याद रखिए आपको, इसको कर लीजिएगा, KQ अपान -1/r, इसका इंटीग्रेशन 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r, कहाँ से कहाँ तक, आर से इन्फिनिटी तक, लिमिट रखेंगे पहले, अपर लिमिट KQ, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर माइनस 0 माइनस आर रखेंगे तो माइनस का 1/r, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो फाइनल आ जाएगा आपका पोटेंशियल KQ/r। क्या टाइम हो गया है, चलिए अभी हमारे पास टाइम है, तो ये आ गया पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल किसी पॉइंट r डिस्टेंस पे, ठीक है, KQ/r, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी KQ/r², और पोटेंशियल कितना आ गया, KQ/r, तो याद करने में आसानी है, एक पावर कम हो गई है बस, ठीक है, अब चलते हैं, इससे रिलेटेड एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी के लिए अगर हमें अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालना हो, अलग अलग चार्ज मतलब बहुत सारे चार्ज दिए गए हैं, सपोज दैट यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, इसके कारण इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल निकालना है, तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, और एक बात यहाँ पे मैं भूल गया, जो Q है, पुट Q विद साइन, विद साइन, ठीक है, साइन के साथ रखना है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है ना, देखिए अभी तक इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम विद साइन नहीं रखते थे, लेकिन यहाँ पे हमें विद साइन रखना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो उसके कारण हम क्या करेंगे, सबके कारण हम पोटेंशियल निकालेंगे, के Q1 बाई, इससे मान लीजिए R1 है, इससे मान लीजिए R2 है, इससे R3 है, तो सिंपल सा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, के Q1/R1 प्लस के Q2/R2 प्लस के Q3 बाई, ये है R3, तो R3, ठीक, अलजेब्रिक सम निकालें, अगर कोई पॉजिटिव निगेटिव है तो उसको साइन के साथ यहाँ पे रख के कर लेंगे, ठीक है, तो सिंपल हम इसको लिख लेते हैं याद करने के लिए, कि पोटेंशियल पोटेंशियल एट अ पॉइंट Q2 ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू डिफरेंट चार्ज distribution is equal to is equal to algebraic sum, algebraic sum क्या होता है, with sign, algebraic sum of potential, algebraic sum of potential due to every चार्ज, सभी चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा उसका अलजेब्रिक सम निकाल लेंगे,
ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम अलजेब्रिक सम नहीं करते थे, याद करिए, उसका वेक्टर सम निकालते थे, डायरेक्शन के साथ उसे ऐड करना होता था। यहाँ पे अलजेब्रिक सम निकालना है हमें, तो अलजेब्रिक सम अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। सपोज दैट हम एक ले लेते हैं, पॉलीगन टाइप का ले लेते हैं कुछ। ठीक है, एक ऐसे पॉलीगन बना हुआ, सिमेट्रिकल, बिल्कुल सिमेट्रिकल पॉलीगन, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 ये दिया गया है। इससे एक्सिस पे मान लीजिए, इसके एक्सिस से इसकी जो सेंटर पॉइंट है, सभी चार्ज का डिस्टेंस जो है वो मान लीजिए आपने ले लिया है x। ये सब x है, देखने में नहीं लग रहा होगा, ये सारे x हैं। ठीक है, इससे एक्सिस से ऐसे बाहर की तरफ, या फिर अगर ऐसे पॉलीगन है तो इससे एक्सिस, जैसे सर्कल उसमें रिंग में नहीं करते थे, एक्सियल डिस्टेंस x पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, वैसे एक्सियल डिस्टेंस a पर मान लीजिए हमें, या फिर r डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल निकालना है। ये पॉइंट P है, Vp निकालना है। तो अलग अलग सबका लिखे हम। अच्छा, ये डिस्टेंस, सभी चार्ज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए? सभी चार्ज का डिस्टेंस ध्यान से देखिएगा, ऐसे है, ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस सेंटर से x है, और ये सेंटर से जो एक्सियल डिस्टेंस है वो है r। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और सभी चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे होंगे एक्सियल पॉइंट से। ठीक है, आप इसको इमेजिन करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। ये डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वीपी, टोटल पोटेंशियल कितना होगा? इसके कारण कितना हो जाएगा? के क्यू वन बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसके कारण Q2 के कारण, सारी डिस्टेंस सेम होगी, आपको एक दिमाग में ऐसा मत सोचना ये अलग होगी ये अलग होगी, सारे इस प्लेन में है और इससे एक्सियल डिस्टेंस है, तो ये हो गया, ये हो गया, सब पाइथागोरस से निकालोगे जब, तो यही आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, के Q2 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, प्लस के Q3 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरह से Q4 Q5 Q6 तक के Q6 बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिख रहा है यहाँ पर? ठीक, अब बात आती है, चलो इसको और सॉल्व कर लेते हैं एक पॉइंट। तो के अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाहर आ गया, सब में कॉमन है, क्या बचा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। चलिए, अगर इस तरह से अलग चार, कई सारे चार्ज दिए गए हैं और जिस पॉइंट पे निकालना है हमें ना, सभी चार्ज की डिस्टेंस उस पॉइंट से सेम है, जैसा कि इसमें है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर डिस्टेंस सेम है तो वीपी इक्वल्स टू के अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू क्यू टोटल कर देना है। अगर इसमें से माइनस होता तो कुछ माइनस हो जाते, माइनस के साथ लिख देते। ठीक है, तो टोटल चार्ज लिख देना। ये बात समझ में? ये फार्मूला तभी लगाएंगे जब हमारे पास सभी चार्ज, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, सभी चार्ज की डिस्टेंस उस पॉइंट से सेम होगी तब। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक रिंग दी गई है, रिंग, इसकी रेडियस है r, इससे x डिस्टेंस पे, एक्सियल डिस्टेंस पे पॉइंट P है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, इस पर चार्ज कितना है? Q है। अब दोनों तरीके, दो हो सकता है, या फिर हो सकता है यूनिफॉर्म हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम कैलकुलेट करते थे सिर्फ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन पोटेंशियल नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4 अलग अलग चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल वाला फार्मूला यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए है। यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो भी हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं यहाँ, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, ये एक ऐसे एक्सिस है ना, ऐसे एक्सिस है, उसके एक्स डिस्टेंस पे जो है हमें पोटेंशियल निकालना है। तो सारे चार्ज जो भी इस रिंग पर चार्ज हैं, कहीं पे कम है कहीं ज्यादा है या फिर यूनिफॉर्म है, उससे हमें मतलब नहीं है यहाँ पे। तो सारे चार्ज की डिस्टेंस सेम है कि नहीं? कितनी होगी डिस्टेंस? यही वाली डिस्टेंस, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है। तो पोटेंशियल का फार्मूला हम सिंपल सा लिख सकते हैं, Vp इक्वल्स टू के अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस हो गया, इंटू क्यू टोटल। क्यू टोटल क्यू दिया है, अब चाहे वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, दोनों हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। हमने पोटेंशियल का मतलब समझा, पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस समझा, वर्क डन निकालने के लिए यूज करते हैं, और पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना के क्यू बाई आर। अब आगे हम कुछ और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, जैसे डाइपोल हो गया, स्फेयर हो गया, इन सब के लिए बहुत ज्यादा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट किया था उतना यहाँ पे नहीं करना है हमें। ठीक है, थैंक यू।